नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि यूपी टेट का जो एग्ज़ाम जो है अब 23 तारीख को होने वाला है और इसके जो एडमिट कार्ड जो है जारी हो चुके हैं। और अगर आपने अपना जो एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले जो वीडियो बना दी गई है, तो वहाँ पर जाकर आप अपना जो एडमिट कार्ड है ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर क्वेश्चन जो ये महत्वपूर्ण रहेंगे क्योंकि पहले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितने भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी हम महत्वपूर्ण न्यूज अपडेट डालते रहते हैं और इसकी पीडीएफ जो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाले आइकन है से जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण आपको जो आवाज़ कुछ कम देखने को मिल सकती है। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, महत चित्रम इत्यस्मिन् केन सूत्रेण संधि भवति। तो यहाँ पर जो इसमें संधि पूछा गया है, कई बार एग्जाम में इसका संधि विच्छेद आ जाता है कि इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा। तो महत प्लस में चित्रम, तो ये इसका संधि विच्छेद होगा, महत प्लस चित्रम, महत चित्रम। अब संधि इसमें कौन सी है, यह सूत्र कौन सा लगेगा इसमें, तो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन सी, स्तोश्चुनाश्चु जो यहाँ पर सूत्र इसमें लगेगा। और क्या करता है ये, च्युत्तव जो ये करता है सकार और त्वरग के स्थान में सकार और च्वर्ग के योग होने पर सकार और च्वर्ग आदेश होता है। तो महत प्लस चित्रम, महत चित्रम जो ये बनेगा। और कौन कौन से उदाहरण हैं और इसके, जैसे रामस्यते, और उसके बाद विष्णु प्रश्न है, सतचित, सांगिन्य, उच्चिनोति, सत चरित्रम, विपज्जालम, कतिजना। तो इन सभी में जो स्तोश्चुनाश्चु जो सूत्र है इसका प्रयोग किया जाता है। और इसी से मिलता जुलता है X2N2, क्योंकि एग्जाम में जो है ये जो स्तोश्चुनाश्चु सूत्र है और X2N2 सूत्र, इन दोनों के जो उदाहरण है ये पूछ लिए जाते हैं। तो X2N2 सकार और त्वरक के स्थान पर जो है ये सकार और त्वरक के योग होने पर सकार और त्वरक आदेश ये करता है। तो सकार और त्वरक यह आदेश होगा। उदाहरण है जैसे रामस षष्ठ है, रामष्टिकते, पेष्टा, तट्टिका, चक्रिन ढोक से। तो ये सभी जो है यहाँ पर इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर उषित्वा। उषित्वा इति रूपम कस्य धातु कस्य प्रत्यय च संयोगेन भवति। उषित्वा जो यहाँ पर आया है कि इस धातु प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, वस धातु है और कत्व प्रत्यय, वह को जो संप्रसारणीय होता है तब जाके वह को उ होकर उषित्वा रूप ये बनेगा। और कत्वा जो प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और पढ़कर, लिखकर, खाकर, जाकर, पीकर, तो इन शब्दों के लिए जो यहाँ पर कत्वा जो प्रत्यय है उसका प्रयोग किया जाता है। और जैसे यहाँ पर वस का कत्वा में उषित्वा बना है और एग्जाम में और भी जो रूप है ये आ सकते हैं। जैसे आप धातु है और कत्वा प्रत्यय का बनेगा आप्तवा, ई का इत्वा, दृश का दृष्टवा, हन का हत्वा, नम का नत्वा, नी का नीतवा, क्री का कृत्वा, क्री का कृत्वा, क्षिप का क्षिप्तवा।
हा का हित्वा, हे का हुत्वा, चिंत का चिंतित्वा, छिद का छित्वा, ज्ञा का ज्ञातवा, गम का गत्वा। तो पहचान करनी भी आसान है, जहाँ पर ये बाद में त्वा जो है शेष लगा हुआ होगा। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो कत्व जो प्रत्यय है उसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर जी धातु। जितने अर्थ में जो यहाँ पर धातु है और तुमन प्रत्यय के संयोग से रूप कौन से इसमें जो है बनेगा। तो जी धातु और तुमन प्रत्यय, तो इसका रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी है। तुमन प्रत्यय जो है ये लगने पर जे तुम रूप जो है यहाँ पर ये इसका बनेगा। और तुमन जो प्रत्यय है तुमन का तुम शेष बचता है। तो इसका भी जो पहचान करनी ये आसान है, बाद में तुम जाइए लगा हुआ होता है। तो जे धातु और तुमन प्रत्यय जे तुम जहाँ यहाँ पर रूप इसका बनेगा। जब कोई दूसरी क्रिया करने के लिए कोई क्रिया करता है, तब जिस क्रिया के लिए क्रिया की जाती है तो उसकी धातु में तुमुन प्रत्यय लगता है। जैसे जे धातु तुमुन प्रत्यय जे तुम या यहाँ पर इसका रूप ये बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर अनु उपसर्ग। अनु उपसर्ग मिलित्वा गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की रूपम भवति। तो अनु उपसर्ग को मिलाकर गम धातु है यहाँ पर जाने अर्थ में, और लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप इसमें फिर कौन सा बनेगा अगर शुरू में अनु उपसर्ग हम इसमें जोड़ दें। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, अनुगमिष्यति जो है रूप ये बनेगा। और अगर हम इसके आगे से ये अनु हटा दें तब ये जो है गमिष्यति बनेगा लिट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में। और इसके जो रूप है कैसे चलते हैं, गमिष्यति गमिष्यत है गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यत है गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्याम है गमिष्याम है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर फिर इसके रूप ये चलते हैं। और अगर हम शुरू में अनु लगा देंगे तब इस प्रकार से इसके रूप ये बनेंगे। गम धातु है यहाँ पर जाने अर्थ में। नेक्स्ट है यहाँ पर स अक्षण कर्ण प्रतीयते अस्मिन् वाक्ये अक्षण पदे का विभक्ति अस्ति। तो अक्षण यहाँ पर जो पद आया है इसमें विभक्ति कौन सी है, या आप इस प्रकार भी देख सकते हैं जहाँ पर कोई अंग विकार जो है दिखाया जाता है तो वहाँ पर तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। ये न अंग विकार है। यदि शरीर के किसी अंग में विकृति दिखाई पड़े तो विकृत अंग के वाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे नेत्रेन कर्ण है, कर्णेन बधिर है, देवदत्ता है, शीर्षा खलवाटा अस्ति। तो जहाँ पर भी जो शरीर में अंग विकार ये दिखाया जाता है तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और एक जो है इसी से मिलता जुलता एग्जाम में आता है इत्थम्भूत लक्षणिका, कि जिस लक्षण चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है तो उसे लक्षण बोधक शब्द में तृतीय व्यक्ति होती है। जैसे जटा भी ताप से है, जटाओं से पश्चिमी मालूम पड़ता है। तो ये 2-3 उदाहरण हैं जो एग्जाम में लगभग इनमें से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है निम्न अंकितेषु वाक्येषु शुद्धम रूपम किमस्ति। यहाँ पर जो वाक्य आया है इनमें से शुद्ध कौन सा है। तो शुद्ध जो आपने इसमें बताना है। यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये माना गया है ऑप्शन डी को। विद्यालयम प्रीता वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। और सूत्र, अगर एग्जाम में सूत्र आ जाए कि इनमें सूत्र कौन सा लगेगा या किसके योग के कारण ये हुआ है, तो अभितः प्रीतः समय निक्षाः प्रति योगे। अर्थात अभितः चारों ओर, प्रीतः सब और, निक्षा समीप, हा प्रति और तरफ के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे निरीपम अभितः प्रीतः व ग्रामम समय है, निक्षा व दीनम प्रति दया करो, हा नास्तिकम या ईश्वरन मन्यते। तो जहाँ कहीं भी आपको ये अभिता प्रीतः समय निक्षा हा प्रति ये दिखाई दे तो इनके योग में जो द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है।
तो इस कारण से यहाँ पर जो है इसमें द्वितीय विभक्ति ये हुई है। नेक्स्ट है यहाँ पर दास्यन्ति इति कस्य लकारस्य कस्य पुरुषस्य और कस्य वचनस्य रूपम अस्ति। तो लकार पुरुष और वचन यहाँ पर पूछा गया है दास्यन्ति इस शब्द रूप में। तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर है ये रहेगा, पहले तो जो है इसमें धातु देख लेते हैं। दा धातु जो है इसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है दान देने अर्थ में, उभयपदी धातु यहाँ पर बताई गई है। और लिट जो लकार है, लिट लकार में इसके रूप ये इस तरह से जो है बनते हैं। दास्यति दास्यतः दास्यन्ति, दास्यसि दास्यतः दास्यत, दास्यामि दास्यामः दास्यामः। तो लिट लकार जो है इसमें रूप ये बनेंगे, दा धातु है। और लट लकार में ददाति दत्तः ददति, ददासी दत्तः ददत, ददामि दद्मः दद्मः। और लोट लकार में ददातु दत्ताम दत्तु, देहि दत्तम दत्त, दद्दानि दद्दाव दद्दाम। और जो विधिलिंग लकार है दद्यात दद्याताम दद्युः, दद्याः दद्यातम दद्यात, दद्याम दद्याव दद्याम। और जो लंग लकार है इसमें सुर में आ जो है जुड़ जाता है, तो पहचान भी इसकी आसान है, सुर में आ लगा हुआ। अदद्दात अदद्दाताम अदद्दुः, अदद्दाः अदद्दातम अदद्दत, अदद्दाम अदद्दाव अदद्दम। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके रूप ये बनते हैं। दा धातु यहाँ पर देन अर्थ में यहाँ पर ये रहेगी। और लेट लकार का जो है यहाँ पर ये इसमें रूप है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्था धातु। स्था धातु है और विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का जो रूप है ये इनमें कौन सा है। स्था धातु, स्था का मतलब होता है ठहरना, तो ठहरने अर्थ में है। और विधिलिंग लकार पूछा गया है, तो इसका जो यहाँ पर रूप है ये रहेगा ऑप्शन सी। यहाँ पर तिष्ठे जो रूप है ये बनेगा इसमें। और रूप कैसे चलते हैं इसके, तिष्ठेत तिष्ठेताम तिष्ठेयुः, तिष्ठेः तिष्ठेतम तिष्ठेत, तिष्ठेयम तिष्ठेव तिष्ठेम। तो इस प्रकार से तो जो है यहाँ पर विधिलिंग लकार में चलेंगी। अगर एग्जाम में लट लकार में आ जाए तो तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, तिष्ठसि तिष्ठतः तिष्ठत, तिष्ठामि तिष्ठामः तिष्ठामः। और लोट लकार में जैसे यहाँ पर ये एक वचन का है, तिष्ठतु तिष्ठताम तिष्ठन्तु, तिष्ठ तिष्ठतम तिष्ठत, तिष्ठानि तिष्ठाव तिष्ठाम। और अगर एग्जाम में लंग लकार में आ जाए तो शुरू में जो आ इनके आगे जुड़ जाएगा। अतिष्ठत अतिष्ठताम अतिष्ठन, अतिष्ठः अतिष्ठतम अतिष्ठत, अतिष्ठम अतिष्ठाव अतिष्ठाम। और अगर एग्जाम में लिट लकार में आ जाए तब इसके स्था की तरह ही रूप चलेंगे ये। और स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यन्ति, स्थास्यसि स्थास्यतः स्थास्यत, स्थास्यामि स्थास्यामः स्थास्यामः। तब जो है फिर इसके रूप ये अलग चलते हैं। लिट लकार जो है इसमें अलग होते हैं, बाकी इन सभी में तिष्ठ की तरह चलेंगे। लिट लकार में स्था जाए जुड़ जाएगा, स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यन्ति। नेक्स्ट है यहाँ पर भवता। भवता इति कस्य विभक्ते कस्य वचनस्य च रूपम अस्ति। भवता यहाँ पर जो आया है ये जो पूछा गया है कि किस वचन का जो यहाँ पर ये रूप है इसमें, इसके या फिर इसके जो रूप है ये कैसे चलते हैं। तो इसमें हमारा जो यहाँ पर आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए। तृतीय विभक्ति एक वचन जो है इसका यहाँ पर रूप इसमें ये बताया गया है। और इसके रूप कैसे चलते हैं, इसके रहेगा यहाँ पर तृतीय वचन में भवता भवद्भ्याम भवद्भि। और जो प्रथमा का है, प्रथमा में चलते हैं भुवन भुवंतो भुवंत है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रथमा में
इसका जो रूप है ये बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर राजन शब्द तृतीय एक वचन का रूप। तो राजन शब्द रूप है यहाँ पर, और इसका बनाना है अपने तृतीय के एक वचन में। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर जो सी है आंसर है ये बनेगा ऑप्शन डी। राज्ञा जो शब्द रूप आया है इसे जा और यह इनके सहयोग से बना है, तो राजा भी जिसको कहा जाता है। तो आप इसे अपने अनुसार देख सकते हैं। राज्ञा जो है यहाँ पर इसका बनेगा तृतीय एक वचन में। और रूप इसके कैसे चलते हैं? राजा, राजानव, राजान है, राजानम, राजानव, राज्ञ है। जो यहाँ पर ये राज्ञ आया है ये बनता है द्वितीय के बहुवचन में, राज्ञ है। उसके बाद तृतीय के एक वचन में राज्ञ है, राजभ्याम, राजभिः, राज्ञ, राजभ्याम, राजभ्य। और ये जो राज्ञ आया है ये चतुर्थी के एक वचन में बनता है। राज्ञ, राजभ्याम, राजभ्य है, राज्ञ है, राजभ्याम, राजभ्य है, राज्ञ है, राज्ञो, राज्ञाम, राज्ञी, राज्ञो, राजसु। हे राजन, हे राजानव, हे राजान है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो राजन है इसके शब्द रूप ये बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर शिशु इति पदस्य अधुल्लिखितेषु पदेषु केन पदेन सह संबंधः अस्ति। यहाँ पर जो ये शिशु जो शब्द रूप है इसका किस तरीके से रूप ये किस पद के साथ संबंध है? शिशु जो कहा जाता है जो छोटा जो बच्चा होता है 5 से कम का, उसे जो यहाँ पर शिशु अवस्था में कहा जाता है। तो शिशु यह जो पद है इसका किसके साथ यहाँ पर संबंध है? इसका जो यहाँ पर हमारा आंसर है रहेगा ऑप्शन बी से, शैशव है। तो बी जो है यहाँ पर इसका रहेगा शैशव है। शिशु का जो है शैशव, शैशवावस्था आपने सुना होगा, तो शिशु का शैशव जो है यहाँ पर इसमें ये रहेगा। नेक्स्ट है वयम पाठितुम विद्यालयम गच्छामः है। इत्यस्य कर्म वाच्यम किम् अस्ति। वयम पाठितुम विद्यालयम गच्छामः, तो कर्म में बनाना है। वाच्य जो यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृ कर्म और भाववाच्य। तो इसका कर्म वाच्य में आपने बताना है। अब जब कर्म वाच्य में हम बदलेंगे तो इसका रूप बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसमें वयम है, यहाँ भी वयम है, इसमें वयम है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों हमारे नहीं होंगे। सीधा सा तरीका आप इसे लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सा होगा। अब यहाँ पर जब हम इसे क्रम में बदलेंगे तो इसका बनेगा अस्माभिः पाठितुम विद्यालयः गम्यते। तो इसका जो यहाँ पर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन बी, अस्माभिः पाठितुम विद्यालयः गम्यते। कर्म वाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति कौन सी होगी? तृतीय विभक्ति। और कर्ता में तृतीय विभक्ति और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, और क्रिया जो है ये आत्मनेपद में बनती है। तो अस्माभिः पाठितुम विद्यालयः गम्यते, ये जो है यहाँ पर कर्म में इसका रूप बनेगा। और जो भाववाच्य उसका आसान है, उसमें कर्म नहीं होता है, 2 ही पद जो उसमें दिए गए होते हैं, तो उससे आप आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट है अधोलिखित वाक्येषु भाववाच्यस्य वाक्यम किम् अस्ति। यहाँ पर जो भाववाच्य के बारे में पूछ लिया गया है कि भाववाच्य का जो वाक्य है इनमें से कौन सा है। यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, सर्वे ध्यातव्यम। तो भाववाच्य वहीं पर होता है जहाँ पर उसमें कर्म नहीं होता है, तो इसमें जो कर्म नहीं है तो यह रहेगा ऑप्शन सी। भाववाच्य का अर्थ है कि वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। क्रिया के लिंग वचन कर्म के लिंग व वचन के अनुसार होते हैं, तो इसमें नहीं है, तो ये रहेगा ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नांकितेषु वाक्येषु सहयुक्त अप्रधाने इति सूत्रस्य प्रयोगः कस्मिन् वाक्ये भवति। सहयुक्त अप्रधाने इस सूत्र का प्रयोग किसमें हुआ है?
या आप इस तरीके से भी देख सकते हैं जहाँ पर सह ये दिया गया होता है, सह साकम सार्धम समम, जहाँ पर ये दिए गए होता है तो इनके योग में तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। सूत्र जो है यहाँ पर ये दिया गया है सहयुक्त अप्रधानम, सह साकम सार्धम समम के साथ वाले शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे शिष्य गुरुणा स विद्यालयम गच्छति, रामः जनकया साकम गच्छति, हनुमान वानरई सार्धम जानकीम मार्गमास। तो जहाँ कहीं भी आपको ये सह साकम सार्धम वाले शब्द दिखाई दे तो इनके योग में तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पर इस सूत्र का जो उदाहरण है ये कौन सा है, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी है, क्योंकि पुत्र से इसमें षष्ठी विभक्ति है, इसमें सप्तमी है, इसमें द्वितीय है, लेकिन जहाँ पर भी सह जो होता है इसके योग में तृतीय विभक्ति उसका प्रयोग किया जाता है। तो पुत्रेण सार्धम आगता है पिता, सार्धम की जगह पर साकम भी हो सकता है, सह साकम सार्धम समम, तो इन सभी में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। एग्जाम में उलझाने के लिए कोई सा भी दिया जा सकता है, लेकिन सभी के योग में तृतीय विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बालकः शनैः शनैः दुग्धम पीबति इत्यस्मिन् वाक्ये रेखांकित पदम किमस्ति। बालक जो है धीरे धीरे दूध को पीते हैं, तो इस वाक्य में रेखांकित पद में रेखांकित पद क्या है? बालक धीरे धीरे दूध पीता है, काम तो यहाँ पर पीने का हो रहा है, दूध पी रहा है, लेकिन कैसे? शनैः शनैः, धीरे धीरे। तो क्रिया की जो विशेषता है ये क्या है? ये दूध को धीरे धीरे पीने की है। तो इसमें यहाँ पर जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी। क्योंकि यहाँ पर जो काम है ये धीरे धीरे दूध पीने का हो रहा है, तो क्रिया की विशेषता यहाँ पर ये इसमें बताई गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर अधोलिखितेषु इंद्रस्य पर्यायवाची का नास्ति। इंद्र जो है इसके एक पर्यायवाची शब्द यहाँ पर नहीं है, तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? इसमें जो रहेगा ये ऑप्शन बी। वीरभद्र जो यहाँ पर आया है ये इसमें इंद्र का नहीं है, और जो यहाँ पर जो रूप आए हैं ये सभी इंद्र के माने गए हैं। और इसके अलावा और कौन कौन से जो है इंद्र के हैं जिनके एग्जाम में कई बार आ जाते हैं, तो जैसे वृत्रहा, सुशिर्प, सोमपा, वज्री, शक्कर, पुरंदर, वज्रहस्त, मरुतवान, मरुतसखा, वज्रबाहु, हरिकेश, हिरण्यबाहु, चित्रभानु, पुरोहित, वृषा, सचिपति, सोमपा, वसुपति, वज्रिन, सत्कर्तु, मनस्वान, तो ये सभी जो यहाँ पर इंद्र के नाम हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आशु इत्यस्य पर्यायवाची किमस्ति। आशु जो आया है इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका जो यहाँ पर पर्यायवाची जो है ये रहेगा ऑप्शन बी, त्वरितम अर्थात शीघ्र। तो त्वरित इसका होता है शीघ्र। नेक्स्ट है अथ इति अव्यस्य अर्थः किमस्ति। अथ जो यहाँ पर शब्द आया है इसका ये अव्यय है, उसका मतलब क्या होता है? तो इसका जो यहाँ पर अर्थ जो है ये माना गया है ऑप्शन ए से, अनंतरम। आरंभ करने में बाद को अथ कहा जाता है, अर्थात इसका मतलब हो गया अनंतरम, बाद में। नेक्स्ट का शब्द अव्ययभाव समासस्य उदाहरणम् अस्ति। यहाँ पर ये कौन सा इसमें शब्द है जो अव्ययभाव समास का है? तो अव्ययभाव समास की पहचान क्या है? अव्ययभाव जो समास है इसकी पहचान यही होता है, शुरू में उसमें अव्यय उपसर्ग दिया गया होता है। तो इस समास के दोनों पदों में से प्रथम पद अव्यय होता है, जबकि दूसरा पद संज्ञा, और दोनों पद मिलकर अव्यय हो जाते हैं। तो शुरू में इसमें जो अव्यय है ये कौन सा है? यहाँ पर जो दिया गया है ये ऑप्शन डी में, आ समुद्रम। तो ये जो है यहाँ पर इसमें अव्यय रहेगा। और इसके अलावा जो एग्जाम में और उदाहरण आ सकते हैं, जैसे अधिगोपम, अधिहरि, उपकृष्णम,
समुद्रम, दुर्यवनम, निर्मक्षिकम, अतिहिमम, अतिनिद्रम, इति हरि, अनुविष्णु, अनुरूपम, प्रत्यर्थम, यथाशक्ति, स हरि, अनुज्येष्ठम, स चक्रम, स सखी, स तीर्णम, स क्षत्रम, स अग्नि, पंचगंगम, दिव्ययमनम, उपसर्दम, प्रतिविप्साम। ये सभी जो है यहाँ पर अविभाव समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है अलंकरोति इति अस्य संधि विच्छेद है किम भवति। अलंकरोति का संधि विच्छेद इनमें से क्या रहेगा। तो अलम करोति ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इसमें सी आंसर ये रहेगा। अनुस्वार से ये परसवर्ण है, ये जो है यहाँ पर इसमें परसवर्ण करता है। तो उसके बाद जो है ये वाला जो का है ये इसके बाद होता है। अनुस्वार से ये परसवर्ण है सूत्र के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर गद्यांश द्वयं पठित्वा पृष्ठानां प्रश्नानां शुद्धोत्तरस्य क्रमांक चिह्नितं कुरुतु। तो यहाँ पर यह गद्यांश आया है और इसे पढ़कर आपने जो है क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पठित्वा जैसे यहाँ पर आया पठ धातु कत्वा प्रत्यय पठित्वा, तो इसमें से जो आप आंसर आपने देने हैं। और अगर जैसे गद्यांश जो आता है आपने एक बार में इसे ध्यान से पढ़ लेना है ताकि आपको समय की भी बचत हो सके और बार बार जो देखना ना पड़े, क्योंकि गद्यांश जो आसान आते हैं और एक बार देखने से भी आपके सभी जो क्वेश्चन इसमें से आसानी से मिल सकते हैं। तो प्रदूषण समस्या विषय अद्य संपूर्ण है विषय चिंता तुरहस्ति संयुक्त राष्ट्र संघेनापि अस्मिन् विषय चिंता प्रकटिता। प्रदूषण निवारणस्य उपायस्य वृक्षारोपणं सर्वोत्कृष्टं मतम्। प्रदूषण समस्या तदेव उपस्थिता यदा मानवेन स्वार्थसिद्धे वृक्षकर्तनम आरब्धम। तो प्रदूषण जो है यहाँ पर अभी तक जितने भी ये लाइनें आई है इनमें प्रदूषण के बारे में बात हो रही है। तो प्रकृतो संतुलन स्थापनार्थम वृक्ष रक्षणम वृक्षारोपणम च आवश्यकम। इदम संतुलनम एवं भू रक्षणात् अतिवृष्टे अनावृष्टे च रक्षितुं समर्थम। धूमानां विषाक्त वायूनां च शोषणस्य समर्थं वृक्षेषु एव। एतेन पृथ्वीं सश्यामलां कर्तुं शक्यते। श्रीमद्भागवते अपि भगवान श्री कृष्ण है वृक्षाणां महत्वं बलराम प्रति निवेदितवान्। तो वृक्ष जो है वृक्षों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वृक्ष जो होते हैं ये प्रदूषण को कम करते हैं। तो यहाँ पर जो अभी एक क्वेश्चन जो आपने इसमें से फिल करने हैं, वृक्ष आरोपणेन का संभवा। वृक्ष को आरोपण करना, आरोपण का मतलब है लगाना। तो वृक्ष लगाने से यहाँ पर क्या संभव हो सकता है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, वृक्षारोपणेन पृथ्वी सस्य श्यामलाम कर्तुम संभवा। अगर हम जब पृथ्वी पर पेड़ पौधे लगाएंगे तो इससे क्या होगी, वे हरे भरे हो जाएंगे। वृक्षारोपण पृथ्वी से श्यामलाम कर्तुम संभवा। वृक्षारोपण से पृथ्वी हरी भरी हो जाएगी और क्या होगा, उससे प्रदूषण भी कम होगा। नेक्स्ट यहाँ पर कस्याम संतुलन स्थापने अर्थम वृक्ष रक्षणम वृक्षारोपणम च आवश्यकम अस्ति। तो किसके संतुलन के लिए यहाँ पर वृक्ष को लगाना, रक्षा करना जरूरी है, आवश्यक है। तो इसमें हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी, प्रकृतो। प्रकृति के संतुलन के लिए, उसको संतुलन स्थापित करने के लिए वृक्षों की रक्षा और वृक्षारोपण की बहुत आवश्यकता है। नेक्स्ट यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघेन कस्मिन् विषय चिंता प्रकटिता। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किसके बारे में, किस विषय में चिंता प्रकट की गई है। तो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र संघेन प्रदूषण समस्यायाः विषय चिंता प्रकटिता। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसने भी प्रदूषण विषय पर चिंता व्यक्त की है। प्रदूषण भारत की नहीं अपितु संसार की एक गंभीर समस्या है और समय के रहते यदि व्यक्ति ने न जागा तो इसके परिणाम और भयानक हो सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ये भी प्रदूषण के बारे में ही चिंतित है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रदूषण समस्या कदा उपस्थिता। प्रदूषण की समस्या जो है ये कब उपस्थित होती है। तो कब उपस्थित होगी, ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर। प्रदूषण समस्या तदा उपस्थिता यदा मानवेन स्वार्थसिद्धे वृक्ष कर्तनम आरब्धम। प्रदूषण की समस्या तभी से उपस्थित हो रही है जब से मानव जो है पेड़ों को काटना शुरू कर दिया है।
नेक्स्ट है केषां शोषणस्य समर्थ्यं केषु अस्ति। तो किसका शोषण समर्थ्यम केषु अस्ति। तो यहाँ पर जो माना गया है ये रहेगा ऑप्शन ए, धुआं नाम विषाक्त वायु नाम से शोषण से समर्थन विकसित अस्ति। तो धुएं और जो विषाक्त जहरीली जो वायु होती है इसको शोषण की, सुखाने की या ग्रहण करने की जो समर्था है ये पेड़ पौधों में ही होती है। तो यही जो ऐसे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इसमें जो है गद्यांश है और इसमें से भी जो आपने क्वेश्चन फिल करने हैं। अति प्राचीन काले श्रवणम एवं प्रधानम विद्या साधनम आसीत् कालक्रमेण लेखन पद्धति आरब्धा इदानीं गणक यंत्र युगम अस्ति। गणक यंत्र आप पता ही होगा आप किसे कहते हैं, जो कंप्यूटर जो होता है। तो संगणक यंत्र के द्वारा ध्वनि यंत्र द्वारा आविष्कृत दर्शन श्रवण माध्यम इदानीं विद्या साधन स्थ है किमेषा प्रक्रिया मानव समाजस्य विकासं प्रदर्शयति अथवा विकारमिति तावत् चिन्तनीयम्। गुरोः मुखात् श्रवणं गुरोः सन्निधानं शिष्यस्यावधानं गुरुः शिष्यो वात्सल्यं च ज्ञानसम्प्रदानं पोषयति कदाचित् शिष्यस्य अनवधाने गुरुः तं सावधानं करोति स्म गुरोः सन्निधाने शिष्यात्म्यतां वात्सल्यं च अनुभवति स्म। यन्त्रमाध्यमेन श्रवणे तु न सावधानतया बोधः न आत्मीय अनुभवः अतः यंत्र श्रुत्वा ज्ञानम दुर्लभम एवं व्यक्ति निर्माणम चापि दुर्लभम। गुरोः सन्निधाने शिष्य न केवलं ज्ञानम प्राप्नोति अपितु सदाचारं स्वावलंबनम सार्थक जीवन निर्वाह दृष्टिमपि बोधयति। वही बात है, एक ज्ञान जो है आप जब गुरु के पास बैठकर ग्रहण करते हैं और एक सीधे अपनी बुक से ग्रहण करते हैं तो इसमें दोनों में अंतर होता है, क्योंकि जो पुस्तक है उसमें से सिर्फ वही जो आप पढ़ रहे हो जो उसमें लिखा हुआ है, लेकिन जब किसी दूसरे व्यक्ति से किसी गुरु से आप ज्ञान प्राप्त करते हो तो वो उसके साथ साथ कुछ अन्य जो विद्या है वो भी उसके साथ साथ देता है। तो यही बात जो यहाँ पर इसमें आई है। अब इसमें से आपने जो है क्वेश्चन फिल करने हैं। तो कस्य अनवधाने का कम सावधानम करोति सम, सावधान कौन करता है। तो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन सी, शिष्य अनवधाने गुरु तम सावधानम करोति सम। शिष्य के अनवधान अर्थात लक्ष्य से भटकने या विमुख होने पर गुरु ही उसे सावधान करता है। तो अनवधान का मतलब जो है यहाँ पर भटकने से या लक्ष्य से भटकने से लगाया गया है या अपने विमुख होने से। नेक्स्ट है अति प्राचीन काले विद्यायाः प्रधानम साधनम किमस्ति। प्राचीन जो समय था, पुराना जो समय, इसमें विद्या का जो प्रधान साधन है ये कौन सा था। आसीत जो है यहाँ पर ये लंग लकार जो है इसमें बना है। तो प्राचीन समय विद्या का प्रधान साधन इनमें से क्या था। तो ये माना गया है श्रवण को। तो अति प्राचीन काले श्रवण एवं प्रधान विद्या साधनम आसीत, अर्थात अति प्राचीन काल में विद्या ग्रहण का प्रधान या प्रमुख साधन केवल सुनना था। उस समय मौखिक विद्या का प्रचलन था, उसी से सुनकर उसे याद कर लेता था। या आप कह सकते हैं कि उस समय जो है केंद्र बिंदु जो ये गुरु होता था, लेकिन आज की जो पद्धति है इसमें केंद्र बिंदु शिष्य जो बालक है उसे रखा गया है। पहले जो है सिर्फ बच्चे जो मुख होकर सुनते थे, व्याख्यान के माध्यम से ही जो है सब कुछ ग्रहण ज़्यादातर किया जाता था। नेक्स्ट है कस्य सन्निधाने का आत्मीयताम वात्सल्यम च अनुभवति सम। तो कस्य सन्निधाने का आत्मीयताम वात्सल्यम अनुभवति सम, तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन ए, गुरु सन्निधाने, सानिध्य में, अर्थात गुरु के सानिध्य में शिष्य आत्मीयता एवं वात्सल्य का अनुभव करता है, क्योंकि गुरु से बड़ा शिष्य के लिए संसार में और कोई दूसरा तत्व नहीं है, और वह शिष्य के लिए माता पिता ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान है। तो गुरु से बड़ा इस संसार में और कोई दूसरा नहीं माना गया है। नेक्स्ट है गुरु सन्निधाने शिष्य किम किम बोध्यति। शिष्य को क्या क्या यहाँ पर बोधन होता है। तो इसमें रहेगा ये ऑप्शन डी, गुरु सन्निधाने शिष्य न केवलम ज्ञानम प्राप्नोति अपितु सदाचारम स्वावलंबनम सार्थक जीवन निर्वाह दृष्टिमपि बोध्यति। तो गुरु के सानिध्य में शिष्य न केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है अपितु सदाचार पूर्वक स्वावलंबी जीवन का भी निर्वहन करता है। नेक्स्ट है काल कर्मेण या पद्धति आरब्धा
तस्याः नाम किम, तो समय के अनुसार जो पत्ती शुरू हुई उसका नाम, तो इसका नाम है यहाँ पर लेखन श्रवण पद्धति। तो कालक्रम अर्थात बहुत समय के बाद लेखन पद्धति का विकास हुआ और लेखन श्रवण पद्धति से विद्या का आरंभ हुआ। सबसे पहले जो सुनकर ही सब कुछ ग्रहण किया जाता था, उसके बाद जो सुनकर और फिर लेखन जो लिखने की पद्धति का विकास हुआ, और सुनकर और उसके बाद लिखकर जो पद्धति का फिर ये चलन शुरू हुआ। तो दोस्तों ये थे हमारा आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।